हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी के पाठ 1 ध्वनि, जो कि एक कविता है, कि एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं। कविता के प्रश्न उत्तर को शुरू करने से पहले चलिए कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ध्वनि कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ध्वनि का अर्थ होता है शोर। हमारे चारों तरफ वातावरण में तरह तरह के शोर हैं, लेकिन यहाँ पर कवि ने हमारे वातावरण के शोर की बात नहीं की है, बल्कि युवाओं की अंतरात्मा में छुपे हुए शोर की बात की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव को, युवाओं को अपने जीवन में कभी निराश न होने की प्रेरणा दी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मानव में या युवाओं के अंदर जोश भरने की कोशिश की है। कवि मानता है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो उसके जीवन में बसंत का आगमन हुआ है। कवि अपने सपनों से भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरकर उन्हें सुबह दिखाना चाहता है। यानी वह अपनी कविता के द्वारा आलस में डूबे और निराशा से भरे युवाओं को प्रेरित कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहता है। कवि कहता है कि अभी तो बसंत का आगमन हुआ है, उसका अंत बहुत दूर है, अभी उन्हें बहुत सारे काम करने हैं। चलिए अब एनसीईआरटी के प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। सबसे पहले कविता से। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि का मानना है कि उसके अंदर उत्साह, प्रेरणा और ऊर्जा कूट कूट कर भरी है, और ये तीनों चीजें जिसके अंदर होती हैं उसका अंत नहीं होता है। उत्तर हो जाएगा, कवि को विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं है, उसके अंदर जीवन को जीने के लिए उत्साह, प्रेरणा व ऊर्जा कूट कूट कर भरी है। एक मनुष्य तभी स्वयं का अंत मान लेता है जब वह अपने अंदर उत्साह को कम कर देता है, परंतु कवि के अंदर ये तीनों चीजें प्रचुर मात्रा में है, तो कैसे वह स्वयं का अंत मान ले? इसलिए उसका विश्वास है कि वो अभी अंत की ओर जाने वाला नहीं है। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? यहाँ पर फूलों को का अर्थ है युवाओं को। कवि अपने कोमल हाथों के स्पर्श से उन्हें जगाना चाहता है और चाहता है कि वो सचेत हो जाएं और अपने समय को बर्बाद ना करें। इसका उत्तर हो जाएगा, फूलों को खिलने के लिए कवि उन कोमल कलियों को जो आलस से भरी हैं और सुप्त अवस्था में पड़ी हैं, सुप्त अवस्था यानी निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई हैं, अपने कोमल स्पर्श से जगाने का प्रयास करता है। कोमल कलियों को यानी युवाओं को जगाने की कोशिश करता है, ताकि वो नींद से जागकर एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सके। अर्थात उस युवा पीढ़ी को नींद से जगाने का प्रयास करता है जो अपने जीवन के प्रति सचेत न रहकर अपना जरूरी समय बर्बाद कर रही है, और वो ये सब अपनी कविता के माध्यम से करना चाहता है। प्रश्न 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर करने के लिए क्या करना चाहता है? यहाँ पर पुष्पों का अर्थ है युवा। कहने का अर्थ यह है कि कवि युवाओं को नींद से जगाने के लिए और उनके आलस्य को हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर हो जाएगा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर करने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको पुष्पित करना चाहता है। यहाँ कलियां आलस्य में पड़े युवकों का प्रतीक है। अतः कवि कहता है कि यहाँ जो युवा पीढ़ी आलसी और निष्क्रिय है, उन्हें जागृत करना चाहते हैं। इन कोमल कलियों पर मैं अपने कोमल हाथ फेरूंगा, अर्थात उन्हें सही दिशा में भेज दूंगा और एक नया प्रेरणा स्रोत दूंगा, जिससे वह जागरूक हो जाएंगे और एक सही राह पर चलेंगे। आगे कवि कहता है, इस जीवन में पूरे विश्व में और समग्र रूप से समाज में एक नया सुंदर सवेरा लाने के लिए मैं युवा पीढ़ी को जगाऊंगा और उनमें सकारात्मकता का भाव लाऊंगा। अगली हेडिंग है कविता से आगे। इसमें पहला प्रश्न है, बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। बसंत ऋतु को ऋतुराज इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ऋतु में ना अधिक ठंडी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। ये मौसम बहुत सुहाना होता है। इस मौसम में पेड़ में नई नई पत्तियां आती हैं, आम के पौधे में फूल लगते हैं, और इस ऋतु में बसंत पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा, बसंत को ऋतुराज इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ऋतु में ना अधिक सर्दी पड़ती है और ना अधिक गर्मी। अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च अप्रैल में होती है। इस ऋतु के आने पर मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम के पेड़ बौरों से लद जाते हैं। इस ऋतु में बसंत पंचमी का त्योहार आता है और खेत सरसों के
फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। अतः राग रंग और उत्साह मनाने के लिए यह ऋतु सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और इसीलिए इसे ऋतुराज कहा गया है। कविता से आगे में दूसरा प्रश्न है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली। आपको एक पर निबंध भी लिखना है। यहाँ पर मैंने बसंत पंचमी के बारे में निबंध लिखा है। आप कोई भी बसंत ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहार के बारे में लिख सकते हैं। बसंत पंचमी के बारे में आप लिख सकते हैं, बसंत पंचमी भारत का महत्वपूर्ण त्योहार है जो फरवरी या मार्च के महीने में आता है। ये त्योहार ज्ञान की देवी सरस्वती के जन्मदिन पर बसंत के मौसम की शुरुआत की खुशी में मनाया जाता है। बसंत पंचमी का त्योहार पूरी तरह से माँ सरस्वती को ही समर्पित है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ सरस्वती कला, बुद्धि और ज्ञान की देवी है, इसलिए बच्चे माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना करते हैं और सरस्वती वंदना गाकर उन्हें मनाते हैं। बसंत के मौसम में फूल, पत्तियां, फसलें पूरी तरह से खिल उठती हैं। बहुत से लोग बसंत पंचमी के दिन पतंग भी उड़ाते हैं। आगे आप लिख सकते हैं, बसंत पंचमी हिंदू धर्म के लोगों का मौसमी त्योहार है जो बसंत के मौसम के आगमन को दर्शाता है। बसंत का मौसम सर्दियों के जाने की और गर्मियों के आने की आहट देता है, तभी बसंत पंचमी को प्रकृति की सुंदरता का त्योहार कहा जाता है। प्रश्न 3 है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। उत्तर हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन से मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि साल में विभिन्न ऋतुएं बारी बारी से आती हैं, अपनी सुंदरता बिखेर कर चली जाती हैं और ऋतु परिवर्तन से हमारा खान पान, पहनावा तथा हमारी अनेक क्रियाकलाप भी प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं कि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्म हवा चलती है जिससे हम बहुत अधिक गर्मी महसूस करते हैं। इस मौसम में हम सूती कपड़े पहनते हैं, जबकि ठंडक के मौसम में ठंडी हवाएं चलती हैं जिससे हमें ठंडक अधिक लगती है और हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। मौसम के चेंज होने पर तरह तरह की सब्जियां और फल भी खाने को मिलते हैं। अगली हेडिंग है अनुमान और कल्पना। यहाँ पर प्रश्न 1 है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन है। कविता की पंक्तियां हैं, फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। निबंध में अभी आपने बसंत के बारे में जाना था कि आम में बौर आ जाती है, साथ ही साथ पेड़ पर, फूल पर भंवरे मंडराने लगते हैं। इस मौसम में होली खिल जाती है, इसलिए उत्तर आप लिखेंगे। इस कविता की पंक्तियों में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। आमों में बौर इसी ऋतु में आते हैं और इसी ऋतु में होली का त्योहार भी मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके लिए आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम फूलों को, पौधों को पानी देंगे जिससे वो हरे भरे रहें। दूसरा, उसमें खरपतवार उगाते हैं जिन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। समय समय पर उन्हें खाद देंगे और अगर किसी भी तरह के कीट लगे हुए हैं तो उन्हें भी कीटनाशक के द्वारा दूर करेंगे। उत्तर में आप लिख सकते हैं, फूल पौधों को हरा भरा रखने के लिए हम अनेक प्रकार का काम करना चाहेंगे। जैसे पहला, फूलों पौधों में से घास व खरपतवार साफ करेंगे। दूसरा, पानी से सींचेंगे और उन्हें मुरझाने नहीं देंगे। अगला, पौधों में खाद डालेंगे। और अंत में आप लिख सकते हैं, इस पर भी ध्यान देंगे कि हानिकारक कीटों से फूलों और पौधों को नुकसान न हो। प्रश्न 3, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। कवि ने कविता में कल्पनाशील बात यह की है कि वो अपने हाथों के स्पर्श से युवाओं को जगाना चाहता है। यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने हाथों के स्पर्श से क्या क्या करते हैं। उत्तर हो जाएगा, माँ नन्हे मुन्ने बालक को जगाने के लिए उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती है। पौधों से प्यार करने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार अपना स्नेह भरा हाथ फेरता है, उन्हें सींच कर हरा भरा रखता है या हरा भरा बनाता है, जिससे खिलते हुए फूलों को देखकर प्रसन्न होता है।
इसके बाद कविता में भाषा की बात और कुछ करने को हेडिंग है, इसे आप स्वयं करने की कोशिश करिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।